ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां बरेली में मौलाना तौकीर के करीबियों पर लगातार एक्शन हो रहा है। तौकीर के करीबियों की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल रहा है। मौलाना तौकीर के करीबी मोहम्मद आरिफ की अवैध संपत्ति पर लगातार दूसरे दिन बुलडोजर चल रहा है। कल बरेली विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद आरिफ की मार्केट पर बुलडोजर चलाया था, तो आज भी कार्रवाई जारी है। जगतपुर इलाके में मोहम्मद आरिफ ने 2 मंजिला मार्केट और एक शोरूम की बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई थी, जिसे ध्वस्त किया जा रहा है। सबसे पहले बुलडोजर जगतपुर की 2 मंजिला इमारत को ध्वस्त करने पहुंचा। बिल्डिंग 2 साल पहले बनी थी। इसमें 16 दुकानें थीं। इसके अलावा आरिफ के पीलीभीत रोड पर बने परिसर पर भी बुलडोजर चला है। इसमें मैरिज हॉल, फ्लोरा गार्डन, पीटर इंग्लैंड का आउटलेट और कई दुकानें थीं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था। तौकीर रजा पर बरेली में 26 सितंबर की हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप है और उसी के बाद से लगातार ये बुलडोजर कार्रवाई हम देख रहे हैं। बरेली के आसपास के जो शहर हैं, जो इलाके हैं, वहां अवैध तरीके से जितनी भी प्रॉपर्टी तौकीर के करीबियों की है या तौकीर की है, उन पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। यानी पूरी तरीके से जो कमर है वो दंगाइयों की तोड़ी जा रही है समीर जी। और ये बुलडोजर एक्शन तो नहीं रुकेगा, ये तो अब यूपी का स्टाइल बन गया है जो बाकी राज्यों में भी जाता है बखूबी। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ ने जब 2017 में उत्तर प्रदेश का चार्ज संभाला था, उसके बाद से जिस तरीके से अपराधियों और अवैध संपत्तियों पर, बेसिकली ये तो जो अपराधी थे उन लोगों ने जो अपने अवैध अपराध की आय से जिस तरीके से जमीनों पर अतिक्रमण करके बड़े बड़े मॉल, शोरूम, अपने घर बनाए थे, उस पर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बुलडोजर चलाया है, उसकी पूरे देश में चर्चा हुई। और फिर योगी आदित्यनाथ के इस मॉडल को देश के तमाम मुख्यमंत्रियों ने अपने यहाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था, योगी के इस मॉडल को। और मुझे लग रहा है कि अब तौकीर राजा के करीबी लोगों के ऊपर जिस तरीके से बरेली में चल रहा है, अब मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को एक मंत्रालय भी बना देना चाहिए कि अवैध जो प्रॉपर्टी होती है तो उससे क्या आइडेंटिफाइड करने में उनको बहुत ईजी होगा। और एक बार का कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, क्योंकि कोई छोटा राज्य नहीं है, बहुत बड़ा राज्य है। और लंबे समय से वहाँ पे जिस तरीके से विपक्षी सरकार रही, 2012 से लेकर 17 तक अखिलेश की सरकार रही, 2007 से लेकर 2012 तक मायावती की सरकार रही, तो उस समय जितना अवैध अतिक्रमण हुआ है, अवैध आय से जो संपत्ति इकट्ठी की गई है, अभी सरकारी जमीनों पर जो कब्जा किया गया है, मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कार्रवाई करने की जरूरत है। एक विभाग बनेगा तो वो हर जिले के अंदर, हर शहर के अंदर ऐसे अपराधियों ने सरकारी जमीनों पर जो कब्जा हुआ है वो आइडेंटिफाइड होगा। और मुझे लग रहा है ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि तौकीर राजा के कुछ करीबी लोग पकड़ाई में आ गए तो उनकी बिल्डिंग गिरा दी गई और फिर ये विभाग शांत हो जाए। लगातार उत्तर प्रदेश में जब करेंगे तो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम अपराधी और अपराध की आय से जो संपत्ति अर्जित की है और इस तरह के असामाजिक तत्व की जो संपत्तियां हैं, वह मुझे लगता है कि ध्वस्त होगी। और ये बहुत अच्छा शुरू हो गया है और मुझे लग रहा है ये 2017 तक लगातार जारी रहेगा, 2027 तक जारी रहेगा। 17 से लेकर अगर 27 तक का 10 साल का अगर योगी जी का कार्यकाल जब देखेंगे तो सबसे बड़ी उपलब्धि में आएगा कि योगी आदित्यनाथ ने सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जा हुआ था वो छुड़ाकर वहाँ सरकारी स्कूल बनवाए, अस्पताल बनाए और गरीबों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें उस जमीन में गरीबों के लिए मकान बनकर गरीबों को रहने के लिए मकान दिए। मुझे लग रहा है जब भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र बनाएगी तो उसमें इस बात का जरूर उल्लेख होगा कि योगी आदित्यनाथ ने कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी जमीन को लोगों से मुक्त कराकर आम जनता के सुविधा के लिए, उनकी मदद के लिए जमीन का इस्तेमाल किया। इसका जिक्र तो बिहार में योगी गए थे तब भी किया था कि हमने माफियाओं की जो अवैध संपत्ति थी उस पर बुलडोजर चलाकर गरीबों के लिए आशियाने बना दिए हैं। लेकिन एक और बात है यहाँ विजय जी की, अपराध किया है, आप किसी दंगे में शामिल हैं, तभी प्रशासन की नजर आप पर पड़ेगी और तभी अवैध कब्जा, आपको अवैध कब्जा लगेगा और तभी ये बुलडोजर गरजेगा। मैं तो थोड़ा कम समझता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि म्यूनिसिपैलिटी के एक्शन को मुख्यमंत्री की कार्रवाई कैसे समझते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री की ज़रूरत कहाँ है इसमें? अलग से विभाग की क्या ज़रूरत है? देश भर में, जिलों में, शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटीज़ है, पंचायत है, जो भी है वो देखते हैं अवैध निर्माण का काम। तो उन लोगों को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है इसमें। मुख्यमंत्री जी को तो और बड़े काम करने हैं। मुख्यमंत्री जी कहाँ फंसे हुए हैं इसमें कि बरेली में क्या हो रहा है, इलाहाबाद में क्या हो रहा है, वहाँ के जो, और यदि वहाँ का म्यूनिसिपल कमिश्नर काम नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी के काम को एक तो क्रेडिट लेना और डिसक्रेडिट लेना भी, क्योंकि उससे नाराज भी बहुत सारे लोग होते हैं। ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है जो करना चाहिए। कोई भी अवैध यदि निर्माण हो रहा है, पहले तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ये भी सरकार को बताना चाहिए कि इतने अवैध निर्माण तोड़े, ये अवैध निर्माण किस कार्यकाल में बने थे और उस कार्यकाल में जिन अधिकारियों की मौजूदगी में बने उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई। तब तो ये इसका मतलब होगा ना, नहीं तो इधर तोड़ी है उधर फिर कोई बनाएगा। और ये बहुत एग्जेजरेशन हमने कर दिया है।
कि एक म्यूनिसिपैलिटी के काम को एक सरकार का बड़ा काम के तौर पे बता दिया, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। मैं बताऊं आपको कि बहुत सारे लोग नाराज होंगे, तो वो कहेंगे ये तो बीजेपी सरकार, योगी सरकार जो है सबके घर तोड़ रही है। सरकार का काम नहीं, ये तो एक लीगल एक्शन है, ऑफिशियल एक्शन है। इसमें न तो कोई बहादुरी है और न कोई दुश्मनी है मेरे हिसाब से। नहीं, इसके दो पहलू आते हैं ना। एक पहलू तो ये कि जितने भी माफिया हैं या जो भी यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, उसे इस तरीके से ही सजा मिलेगी। उसकी जो इकोनॉमिक पावर है उसको ऐसे ही तोड़ा जाएगा, उसके अवैध कब्जों को तोड़ा जाएगा। नहीं है ना। और दूसरा वो जो आप कह रहे हैं कि एक नैरेटिव ये भी जाता है कि जानबूझकर टारगेट किया जाता है, जानबूझकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ दूसरे वाले नैरेटिव की तरफ देखते नहीं है। ये वाला नैरेटिव उनको बड़ा अच्छा लगता है, जो यूपी में इस वक्त चलता भी है हर्षवर्धन जी, की अगर गलत किया है, दंगा किया है, तो आपको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और वो सजा का स्वरूप बुलडोजर भी एक है। देखिए, एक तो एक कि दंगाई है, अपराधी है, हत्यारा है, दुष्कर्मी है, और उसके ऊपर कोई तरीका मिल गया है बुलडोजर चलाने का, तो वो चलाना ही चाहिए। उसमें ये बट नहीं करना चाहिए कि दूसरे लोगों के ऊपर नहीं चला, नंबर एक। ये मेरी अपनी जो राय है वो मैं कह रहा हूँ। दूसरा ये है जो समीर जी ने कहा, और जो उसके बाद विजय जी ने कहा कि म्यूनिसिपैलिटी का काम है। म्यूनिसिपैलिटी के लोगों ने ईमानदारी से तो नहीं किया, नगर पंचायत के लोगों ने ईमानदारी से नहीं किया, या कहें कि हमारे स्वभाव का हिस्सा बन गया। ठीक है भाई, 4 हाथ अगर निकाल लिए, 1 हाथ निकाल लिए, अपनी दुकान हो गई उससे आगे निकाल लिया, और तो और हम तो नोएडा जैसे शहर में हैं जो देश का सबसे व्यवस्थित शहर है। 500 गज की कोठी है, लेकिन उसके आगे जब तक थोड़ा सा अपना लगा के रेलिंग और गाड़ी के लिए बाहर न खड़ी किया, शर्म नहीं आती है। इतनी बड़ी कोठी है, फिर भी गाड़ी के लिए बाहर कब्जा करेंगे ही करेंगे। बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, लगता रहे। तो जब उनका कब्जा है, ऐसे ही छोटा वाला है, तो सब्जी वाला भी सोचता है चलो जब इतना हो गया थोड़ा और कर लेते हैं। दुकान वाला जितना है उसके बाहर वो डब्बा रखना शुरू करता है। तो मुझे लगता है ये गंभीर समस्या है। योगी आदित्यनाथ चूंकि ये काम कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से कर रहे हैं, अपराधियों के बहाने ही सही हो रहा है। सचमुच एक मंत्रालय बनाना चाहिए जो एनक्रोचमेंट को आइडेंटिफाई करे, और आइडेंटिफाई करके एक तय समय सीमा में, यानी टाइम लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं कि अनएंडिंग है, 27 का चुनाव है तो 27 में देखेंगे। अभी आप 25 में खड़े हुए हैं, अगला साल 26 का शुरू होने वाला है। ऐलान कीजिए ना कि प्रदेश के सभी जिलों में, गांव, शहर, नगर, कस्बा, महानगर, सब जगह ये करेंगे, और उस पर एक बढ़िया कार्रवाई करके दिखाइए। मैं आपको लिख के देता हूं, लोग पसंद करेंगे इसे। जिनका टूटा होगा वो भी पसंद करेंगे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उस शहर से हूं जहां योगी आदित्यनाथ ने ये किया है। जब ये इसके जिस महाकुंभ की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके पहले वाले महाकुंभ में, यानी जब 2019 था, पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया था। ऐसे टूटा था ना कि अगर उस वक्त आप बमरौली हवाई अड्डे से शहर की तरफ आते तो हाईकोर्ट आते आते लगता था कि सुलेम सराय, मुंडेरवा मंडी, लगता था कि सीरिया और गाजा बन गया है क्या। ऐसे शहर था। लोग कह रहे थे अब कहां जीतेंगे। जिताया ना, सब कुछ किया ना। 19 के बाद फिर से सरकार आई ना। अब क्या उसको आगे आप करेंगे? तो आपने कई जगह निशान लगाकर छोड़ दिया, कई जगह नहीं किया। जैसे मैं इसी में जिक्र कर दूं कि हमारा अपना मोहल्ला दारागंज, जो सबसे महत्वपूर्ण मोहल्ला है, वहां 2-2, 3-3 बार निशान लगा, लेकिन आज तक सड़क चौड़ी नहीं हुई। तो कई बार यह भी लगता है कि किस तरह से हो रहा। अब आपको लग रहा हो कि मैं अपराधी से आ गया सामान्य मुद्दे पर। मुद्दा सामान्य है प्राची, बिल्कुल सर। अगला अपराधियों के साथ ये जिक्र में आता है। फिर मैं कह रहा हूं, करिए और उसको चिन्हित करके उत्तर प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाइए। ये जिस सामान्य खबर की आप बात कर रहे हैं कि मुद्दा सामान्य, ऐसी जो तस्वीर है वो वाराणसी से भी सामने आ रही है, जहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है, क्योंकि यहां चौड़ीकरण करना है। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण योजना के तहत एक बार फिर डिमोलिशन एक्शन हुआ है। 4 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी पुलिस के साथ ध्वस्तीकरण के लिए पहुंचे। दाल मंडी इलाके में 5वां मकान है जो गिराया गया। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती और ड्रोन से निगरानी के बीच ये कार्रवाई की गई। इस बीच वाराणसी पुलिस ने दाल मंडी में सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एक सपा नेता को हिरासत में भी लिया है। इमरान को पुलिस नई सड़क से खींचकर थाने ले गई। लगातार विरोध सपा नेता की तरफ से जताया जा रहा था, और उस विरोध के कारण, सरकारी काम में बाधा डालने के कारण उसे थाने ले जाया गया, हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन फिलहाल ये ध्वस्तीकरण का काम जारी है, क्योंकि जो दाल मंडी वाला इलाका है, जो कंजेस्टेड इलाका है, वहां चौड़ीकरण करना है। और जब हम विकास की बात करते हैं राहुल जी, तो ये जरूरी भी है कि हम चौड़ीकरण करें, हम सौंदर्यकरण करें। और ऐसे में कुछ मकान जमींदोज हो रहे हैं, उनको मुआवजा भी दिया गया है सरकार की तरफ से। देखिए, ये तो सिस्टमेटिक है कि उनको पहले से बताया गया होगा कि यहाँ पर हम जो है इस तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं या इस तरह से बढ़ाना चाहते हैं, और आपको उसके लिए कंपनसेशन भी दिया जाता है, उसके लिए अलग से जगह भी दी जाती है। वो सारा कुछ, वो तो हर जगह जिस भी शहर में इस तरह की चीज़ हुई है, अयोध्या में हुई है तो वहाँ पे भी इस तरह से किया गया। तो
ये तो बिल्कुल सामान्य है। लेकिन जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो नोएडा के ही जो शॉपिंग के इलाके हैं बड़े बड़े, उसमें आप देख लीजिए कि जो लोगों के चलने की जगह है उसके ऊपर आप एनक्रोच करके बैठे हुए हैं, उसके ऊपर अपनी दुकान लगा के बैठे हुए हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसको लगातार जो है उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली में भी ऐसा ही है। दिल्ली में भी इसी तरह से एनक्रोचमेंट है, इसी तरह से पेमेंट पे एनक्रोचमेंट की गई है, इसी तरह से ये सरकारों को जो राज्य में सरकारें आती हैं उनको देखना पड़ेगा कि इस तरह की एनक्रोचमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं की जाए। इस तरह की एनक्रोचमेंट जो है वो दिक्कत पेश करती है किसी भी शहर के लिए, किसी भी नागरिक के लिए। चलने की जगह नहीं छोड़ते हैं लोग और वहाँ पर अपनी दुकानें लगा के बैठे होते हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है कि अगर किसी को अपनी पटरी वगैरह लगाना भी है तो उसके लिए स्पेशल जोन्स जिस तरह से बनाए जाते हैं उस तरह से बनाए जाने चाहिए। तो अगर ये समस्या इसी तरह से रहेगी, क्योंकि इसमें ये करप्शन का भी एक बड़ा जो है पूरा मामला है, क्योंकि ये जो एनक्रोचमेंट होती है उसको लेकर जो अधिकारी हैं वो किस तरह से पैसा लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो ये समस्या बढ़ती चली जाएगी अगर हमने इस पर लगाम नहीं लगाई। अब इसमें एक कंट्राडिक्शन और है, जैसे अभी बात हुई कि ठेला रेहड़ी वाले और ये सब भी कर रहे हैं जो बाजार, बिल्कुल सही परेशानी है। लेकिन कंट्राडिक्शन क्या है कि आप चुनाव आते हैं तो ठेला रेहड़ी वालों पटरी वालों के लिए हेल्थ स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम, उनको पैसा एक्स्ट्रा देने का काम वो सब कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? जब आपके लिए अवैध ही हैं तो उनको किस बात का मुआवजा आप दे रहे हो, किस बात का पैसा दे रहे हो? पैसा तो आप उन्हीं को दे रहे हो ना। अभी तो स्कीम आई है और ये सब सरकारों की हालत है। मतलब इसमें कोई एक पार्टी के लिए आप कहें, वो सब पार्टी वैसे के वैसे ही काम कर रही हैं। ठेला रेहड़ी वालों के लिए आपने अलग से कि 2,000 रुपये महीने देंगे, तो आप जब हैं ही अवैध तो अवैध लोगों को 2,000 रुपये दे रहे हैं आप। नहीं, अवैध लोगों से ले भी रहे हैं। ले तो वो अलग रहे हैं। कहते हैं नगर निगम की आज गाड़ी आई, वो तो अलग है। सब जल्दी जल्दी लाद के भागते हैं। वो तो अनऑफिशियल है, वो तो अनऑफिशियल है ना। वो तो अनऑफिशियल है। लेकिन जो चीज हम बोलना नहीं चाहते हैं वो ये, नोएडा में जो अवैध तरीके से दुकान लगाते हैं उससे जो प्रशासन है, पुलिस है और बाकी सब लोग हैं, कितना पैसा लेते हैं ये सोचने की जरूरत है। उनसे जरा बात करिए तो आपको बताएंगे कि महीने हफ्ते में कैसा पैसा। दो उदाहरण तुरंत बताता हूँ। नोएडा की आप बात कर रहे हैं, मैं सेक्टर 119 रहता हूं। वहां सब्जी मंडी के लिए बाकायदा अथॉरिटी ने जगह बना दी है, लेकिन कोई भी नहीं जा रहा है। सब सड़क पे सब्जी मंडी लगती है परथला गांव के बगल। हमारा अपना, अब चलिए आपको प्रयागराज का बता दूं, दारागंज हमारा मोहल्ला है। वहां जब कोविड हुआ था तो ठेले वालों को सड़क पे लगाने की इजाजत दे दी गई थी। ठीक भाई, ठेले वाले जाएंगे। अब शाम के वक्त सारे ठेले वाले लगाते हैं, पूरा रास्ता अतिक्रमण का शिकार हो जाता है। तो मैंने दो इसीलिए तुरंत के संदर्भ बताए। असली समस्या नगर निगम और स्थानीय प्रशासन नहीं, बीच बीच में कार्रवाई करते हैं, अथॉरिटी की गाड़ी आती है, ठेले हटते हैं, लेकिन शाम में या 2 दिन बाद, 1 दिन बाद वो ठेले फिर उसी जगह पर लग जाते हैं। नया SHO आता है तो थानेदारी दिखाते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात अब कर लेते हैं जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की, जिनके बयान पर घमासान मचा हुआ है। मौलाना मदनी ने टेरर के मॉड्यूल, डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर विवादित बयान दिया। अरशद मदनी ने कहा कि देश में जो मेयर है, दरअसल वो बयान दे रहे थे, वो विदेश की कंपैरिजन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि न्यूयॉर्क में मेयर बन सकता है, लंदन का मेयर खान बन सकता है, मुसलमानों को नीचा हमारे देश में दिखाया जाता है, ये हमारे देश में मुमकिन क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर एक मुस्लिम क्यों नहीं बन सकता। अगर बन गया है तो उसे आजम खान की तरह जेल जाना ही पड़ेगा। कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं, अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है
कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए। आज निकली हुई है जमीन। अब अरशद मदनी जो बयान दे रहे हैं, क्या उनको पता है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा था, कितने आतंकवादी थे, कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी, और दिल्ली में जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ उसमें मासूम लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, तो कौन जिम्मेदार है? अब मौलाना मदनी ने बयान दिया तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसका विरोध भी किया है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि मदनी ने अराजकता पैदा करने के लिए ये बयान दिया है। जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी का सामने बयान आया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, बहुत निंदा भी करता हूँ कि इस समय उन्होंने ये जो बयान देकर देश के माहौल को खराब करने जैसा बयान है, लोगों के अंदर डर पैदा करने जैसा बयान है, देश के अंदर अराजकता पैदा हो उसका बयान है। जिस तरह से वो एक जिम्मेदार संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। आज जिस तरह से उन्होंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हवाले से उनका समर्थन किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया है, आतंकवादियों का समर्थन किया है। अब ये दो बयान आपने सुन लिए जो अरशद मदनी ने कहा। अब सवाल ये है हर्षवर्धन जी कि आप देश के मुसलमानों को टेरर मॉड्यूल से कैसे जोड़ देते हैं? यहाँ कार्रवाई तो टेररिस्ट पर हुई है ना, यहाँ कार्रवाई तो उन लोगों पर हुई है जो देश में ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे। अब उसमें विक्टिमाइज करना, मुसलमान है इसलिए उनको सर नहीं उठाने दिया जा रहा है, ये क्यों? जब आप इस तरह से चिन्हित करेंगे तो आप इसका मतलब मुसलमानों को ही धकिया देना चाहते हैं। आपकी अपनी राजनीति है, आप खतरनाक राजनीति कर रहे हैं। अब प्रोफेसर नईमा खातून, प्रोफेसर मजहर आसिफ, प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन, प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा, प्रोफेसर नाजिर अहमद गनाई, प्रोफेसर अबू तालिब खान, मोहम्मद आलमगीर, मैं ये नाम कुछ बोल रहा हूँ जो सब वीसी हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने केरल में जो अकेला मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, वो भी एक वाइस चांसलर ही थे। सवाल यहाँ ये है कि क्या जानबूझकर ऐसा नैरेटिव, चूंकि अब इनकी ये वाली क्लिप कटेगी और चलेगी कि वो तो वीसी भी नहीं बन सकते, अब कोई खोजेगा थोड़ी नहीं, कोई ढूंढेगा नहीं, कोई नहीं ढूंढेगा कि कौन। और जिस पर कार्रवाई हुई, क्या मैं तो कहता हूं मुसलमान होने के बावजूद क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी नाम है शायद, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो पाई? नहीं हुई ना। वो तो आतंकवादी जब वहां से निकल आए तब अब उनको पकड़ा जा रहा है कि भैया तुम्हारा कहां खाता है, कहां इन्वेस्टमेंट करते हो, कहां फ्रॉड करते हो, कहां पैसा दुगना करने की बात करते हो। यहां तो पूरी पूरी यूनिवर्सिटी थी। और स्थिति यह है कि जिस आदमी को एलजी टर्मिनेट कर देते हैं कश्मीर में, वो आदमी यहां आके डॉक्टर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है। जो कानपुर से बर्खास्त होती है वो यहां आके बन जाती है। इसका मतलब यह है कि मुस्लिमों को कोई अलग से स्क्रूटिनी नहीं की जा रही है। जितना भ्रष्टाचार हिंदुओं को करके हो जाएगा उतने में ही मुसलमानों को करके भी हो जाएगा। और इसका मतलब यह कि जो अथॉरिटीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उस तरह से नहीं देखता है उसको। उसमें जब ये मदनी जैसे लोग ऐसी बात करते हैं तो वो दरअसल सचमुच मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक कह के भय फैलाना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में जहर फैलाना चाह रहे हैं। देखिए, मदनी को लेकर यहाँ सबको ही कुछ ना कुछ कहना है। समीर जी, देखिए, मुझे लगता है कि इनके ऊपर एक तो कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरीके से एक विभाजनकारी और एक जहर घोलने वाला जो बयान दिया है कि भाई मुस्लिम युवा या मुस्लिम समाज के अंदर किस तरीके से एक देश के प्रति आप एक बता रहे हो कि भाई आपको वाइस चांसलर भी नहीं बनाया जा सकता। ये तो भारत देश है, यहाँ पर तो राष्ट्रपति मुस्लिम बना है, यहाँ तो तमाम पदों पर मुसलमानों को बताया गया है। और भाई अगर मुसलमानों को समझना चाहिए कि कलाम और कसाब का फर्क समझना पड़ेगा। कलाम होगा तो वो देश का राष्ट्रपति भी बनेगा और कसाब होगा तो फांसी पर भी चढ़ेगा। दोनों का फर्क मुस्लिम समाज को समझना चाहिए। और मदनी साहब जो कह रहे हैं, जिस तरीके से मुस्लिम समाज को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि तो देशद्रोह के दायरे में आता है। बहुत बड़ा बयान इन्होंने मुस्लिम समाज के युवाओं को भड़काने वाला दिया है कि इस देश में आपको वाइस चांसलर नहीं बन सकते, इस देश में आपको कोई सम्मान नहीं मिलेगा। मुझे लगता है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए इस बयान के बाद।
ये भावनाएं क्यों भड़काने का काम करते हैं? ये क्यों मुस्लिम के अंदर ये डर या ये शक पैदा करने की कोशिश करते हैं विजय जी कि आप मुसलमान हैं, इसीलिए आपको टारगेट करके कार्रवाई की जा रही है, इसीलिए देखिए वहां से जिन लोगों को पकड़ा गया? क्या पीछे ये नहीं देखेंगे कि क्या सबूत मिले हैं, कैसे ब्लास्ट किया है, कितनी बड़ी साजिश रच रहे थे, कैसे रेडिकलाइज कर रहे थे युवाओं को? दो बातें इसमें हैं प्राची जी। एक जो हर्ष जी ने कही ना, वो जो तर्क उन्होंने पूरी लाइन दे दी, वो आप भरमाने के लिए कर रहे हैं कम्युनिटी को। लेकिन जो दूसरा काम कर रहे हैं वो और ज़्यादा खतरनाक है कि यदि कोई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, आप उसको प्रोटेक्ट करके मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। आपको कहना चाहिए मैं खड़ा हूं, बताइए किस किस को आतंकवादी है, उनके खिलाफ हम खड़े हैं। कम्युनिटी को उसके साथ मत जोड़िए। जब मदनी साहब ऐसा बोलेंगे तो फिर सब लोग कहेंगे पूरी कम्युनिटी इस तरह से कर रही है। तो वो मुसलमानों का भला नहीं कर रहे, मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। इस बात को और देखिए कि जब वो किसी आतंकवादी के साथ खड़े होते दिखाई देते हैं, और ये बात ठीक है कि वो आप बोल देंगे तो सब जगह चलता रहेगा। मदनी साहब ने बोला कहीं वाइस चांसलर नहीं बना, वो तो अच्छा हुआ। उन्होंने वाइस चांसलर बोला कि टीचर भी नहीं बन सकते, ये भी बोल सकते, उसमें कौन सा फर्क पड़ रहा है? हाँ, कौन देखेगा? कौन देख रहा है? क्योंकि वो तो ऐसे कम्युनिकेट होता है ना, और फिर वो फैलता जाता है कि देश भर में कि ये इस तरह से हो रहा है, वाइस चांसलर बन रहा है कि नहीं बन रहा। समीर साहब ने बता ही दिया, राष्ट्रपति भी बने, उपराष्ट्रपति भी बने, 10-10 साल तक बने, राज्यपाल बने, मुख्यमंत्री बने, तमाम तरीके राज्यसभा के सभापति बने। तो ये इसको मतलब मेरे को लगता ही नहीं कि इस बात का जवाब देना चाहिए कि कौन कौन बना है, कौन कौन नहीं बना है। ऐसे तो बहुत सारे कम्युनिटीज हैं जिनके लोग कभी कहीं पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाए आज तक 75 साल में। तो वो क्या इस तरह से खड़े हैं? देश सवाल ये है कि 140 करोड़ लोगों में आप मुस्लिम कम्युनिटी को क्यों जो टेररिस्ट हैं उनके साथ लाकर पैरेलली खड़ा कर देते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। ये गलत है और ये घातक है। आप खुद मौका देते हैं ये कहने के लिए कि फिर उन्हें गलत निगाह से देखा जाए या संदेह की निगाह से देखा जाए। प्राची, इसमें इतना देखिए, यहाँ पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाने दिए जाते हैं। मैं आपको लखनऊ की कई यूनिवर्सिटीज़ का हवाला दे सकता हूँ, वो बाकायदा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। इंटेग्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो क्या ये सवाल उठाया जाए कि वहाँ पर जो है कितने टीचर जो हैं मुस्लिम हैं, कितने हिंदू? ठीक है, ये सवाल अगर उठने लगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और दूसरा, मुस्लिम कम्युनिटी को अपने अंदर देखने की जरूरत है। अगर वहां से बच्चे आतंकवाद में आ रहे हैं तो ये उस कम्युनिटी का जरूरत है कि अपने अंदर झांके और देखे कि क्या कर रहे हैं, कौन किस पद पर बैठा हुआ है। ये नहीं बताएंगे, वो तो सिर्फ यहाँ अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं।